आज पढ़ेंगे हम संघवाद, फेडरलिज्म। संघात्मक तथा एकात्मक संविधान। संघात्मक तथा एकात्मक संविधान। पॉइंट 1 है, भारतीय संविधान संघात्मक तथा एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है। डी बसु कह रहे हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक तथा एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है। डी बसु। सेकंड है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है जबकि उसकी आत्मा एकात्मक है। ये प्रोपाइली कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान केंद्राभिमुख संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। आइवर्जेनिक केंद्राभिमुख संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। आइवर्जेनिक्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माता द्वारा दो बातों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है: प्रजातंत्र मूल्यों की अभिरक्षा तथा देश की एकता और अखंडता को कायम रखना। संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना से प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा रखा जा सकता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को कायम रखना संभव नहीं हो पाता है। वहीं एकात्मक व्यवस्था की स्थापना से देश की एकता और एवं अखंडता को बनाए रखा जा सकता है, लेकिन प्रजातंत्र मूल्य सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए भारत में इन दोनों तत्वों की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों के लक्षण शामिल किए गए हैं। डी बसु के अनुसार भारतीय संविधान में न तो पूर्णतः संघात्मक है न ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। यह एक नए प्रकार का संविधान है जिसमें यह सिद्धांत अंतर्विष्ट है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। अर्थ देखें, फेडरल शब्द लैटिन शब्द कोएड्स से बना है। लैटिन शब्द कोएड्स से बना है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें विधि अथवा संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह व्यवस्था विश्व के इन देशों में प्रचलित है। यह व्यवस्था विश्व के इन देशों में प्रचलित है जैसे कि यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड आदि। भारतीय संविधान में संघात्मक तत्वों को शामिल करने के कारण प्रजातांत्रिक मूल्यों की अभिरक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, राज्यों को समुचित अधिकार प्रदान करना, केंद्र व राज्यों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन कायम रखना। एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियां विभाजित नहीं होती हैं, सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित होती हैं। राज्य क्रियान्वयन अभिकरण मात्र होते हैं तथा राज्यों का सिर्फ भौगोलिक अस्तित्व होता है। यह व्यवस्था इन देशों में प्रचलित है: फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, ब्रिटेन। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये कैसी व्हीलर कह रहे हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है कैसी व्हीलर के कहने पर। भारतीय संघ सहकारी संघवाद है, ये ग्रैनविल ऑस्टिन कह रहा है भारतीय संघ सहकारी संघवाद है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी व्हीलर कह रहे हैं।
भारतीय संघ सौदेबाजी वाला संघ है, मॉरिस जोन्स कह रहा है भारतीय संघ सौदेबाजी वाला संघ है, मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है ये देखते हैं अपन। तो भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का कहीं में प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके बावजूद भारतीय संविधान में निम्नलिखित संघात्मक लक्षण विद्यमान है। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है, जो केंद्र तथा राज्य दोनों की शक्तियों का स्रोत है। दोनों में से कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है लिखित संविधान। लिखित संविधान, भारतीय संविधान के सभी उपबंध लिपिबद्ध हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, विभाजित की गई हैं। हाँ, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय, कुल 100 विषय हैं। इनके संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशिक मामले, रेलवे आदि। राज्य सूची, इसमें क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय हैं, कुल 61 विषय हैं, जिसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जैसे कृषि, स्थानीय स्वशासन, मुस्लिम कानून एवं व्यवस्था आदि। समवर्ती सूची, इसमें राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्व के 47 विषय हैं, कुल 52 विषय हैं। इनके संबंध में विधि बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, जैसे शिक्षा, वन, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण आदि पर। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा। राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उससे भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च सदन का दर्जा प्रदान किया गया है। पॉइंट 5 कहता है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र अथवा राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को समाप्त घोषित कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। 6वां पॉइंट, संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर संविधान। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि। पॉइंट नंबर 7, केंद्र एवं राज्यों के मध्य पृथक
पृथक सरकारें। भारत में केंद्र तथा राज्यों में पृथक पृथक सरकारें हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर कार्य करती हैं। 8 पॉइंट है अन्य लक्षण। अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की अधिशासी परिषद 1 जनवरी 2015, राष्ट्रीय एकता परिषद जीएसटी काउंसिल। एकात्मक तत्वों को शामिल करने के कारण एकता तथा अखंडता को कायम रखना, देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना, राज्यों की मनमानी को रोकना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, संवैधानिक तंत्र को बनाए रखना, केंद्र द्वारा राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखना। अब भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण उपरोक्त संघात्मक लक्षणों के साथ साथ देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण का समावेशन किया गया है जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 एकात्मक लक्षण। एकल संविधान। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देशों के विपरीत एकल संविधान की व्यवस्था प्रचलित है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के लिए एक संविधान है। वहीं भारतीय संविधान राज्यों को अपना पृथक संविधान निर्मित करने का अधिकार नहीं है। एकल संविधान। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों के विभाजन में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 249, 250, 252, 253, 356 राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है तथा अनुच्छेद 248 के तहत अविष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। पॉइंट 3 है राज्यसभा में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व। तो भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होने पर उसका राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। एकीकृत न्यायपालिका देखो, भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रचलित है, जिसके अंतर्गत सभी न्यायिक इकाई एक दूसरे से संबंधित होती हैं। निचले स्तर से कोई मामला चलकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम निर्णय का अधिकार है। 5.5 में नए राज्य की स्थापना, वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन का संसद का अधिकार। आर्टिकल 2 और 3। अनुच्छेद 2 के तहत संसद नए राज्य की स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन सिर्फ साधारण बहुमत से कर सकती है। साधारण बहुमत से। 6वां पॉइंट राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। तो इस समय केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस समय केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। 8वां पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने का अधिकार। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने का अधिकार। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर
संचार साधनों के विकास तथा रेल की सुरक्षा के लिए राज्यों को निर्देश दिया जाता है। आर्टिकल 256 257 एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत प्रचलित है। यहाँ पर सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त है, उन्हें राज्य की पृथक नागरिकता प्राप्त नहीं है। 10वां पॉइंट है, राज्यपाल द्वारा राज्यों के कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रखना। राज्यपाल राज्य के कुछ विधेयक जैसे व्यापार पर प्रतिबंध लगाने, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण आदि का राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल राज्य के कुछ विधेयक जैसे व्यापार पर प्रतिबंध लगाने, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण आदि को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रख सकता है। 11वां पॉइंट है अन्य लक्षण। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, लेखा परीक्षण तथा सीजीए कैग। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में ऐसी संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है जो समय की मांग है, क्योंकि यदि केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, साथ ही जनता की सुरक्षा प्रभावित होगी। लेकिन कभी कभी केंद्र द्वारा अपनी विशेष शक्तियां जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन, राज्यों को निर्देश देना आदि का प्रयोग राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिससे संघात्मक शासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं और साथ ही केंद्र तथा राज्यों के मध्य मधुर संबंध निर्मित नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रहित एवं जनहित में किया जाना चाहिए, जिससे संघात्मक व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संघ विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय संघ विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, इस कथन का व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जिससे आशय भारतीय संघ राज्य के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान यूएसए के विपरीत एक ऐसी संघीय प्रणाली की स्थापना करता है जिसमें केंद्र संघ शक्तिशाली है, संघ राज्य को विभाजित कर सकता है, अर्थात संघीय संसद को नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 तथा वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 का अधिकार है। इसके लिए संविधान राज्य को केवल अनुशासन करने का अधिकार है। इसलिए संबंधित राज्य को केवल अनुशंसा करने का अधिकार है। दूसरी ओर भारतीय संघ अविभाजित है, अर्थात संघ विभाजित नहीं हो सकता है। राज्य किसी भी परिस्थितियों में संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संघ विभाजित राज्य का अविभाजित संघ है। दूसरी ओर भारतीय संघ अविभाजित है, अर्थात संघ विभाजित नहीं हो सकता है। राज्य किसी भी परिस्थिति में संघ से अलग नहीं हो सकते। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संघ विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है।
आज से यहीं तक पढ़ते हैं, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।